बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध में खुश्कसाली के हवाले से। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जो है वो अब दूसरा अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया है, जिसके तहत सिंध के 14 अजला में खुश्कसाली का खदशा है, जिनमें से 7 अजला में शदीद खुश्कसाली का इम्कान है। और आपको बताते चलें कि चूँकि सिंध में पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में यौम दुआ मनाने का भी ऐलान किया गया है। इबादतगाहों में और जो दरगाहों में दुआया तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। और सिंध हुकूमत पहले ही वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वफाकी हुकूमत पानी की जो तकसीम है वो सही नहीं कर रही सूबों के दरमियान, जिसकी वजह से सूबा सिंध में जो है वो खुश्कसाली होती जा रही है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब इस्माइल राहू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। जी सर, क्या पोजीशन है खुश्कसाली की, क्या खदशात जाहिर किए जा रहे हैं? और एक तरफ तो बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाता है, और अब फिर इस साल ये कहा जा रहा है कि जी खुश्कसाली है, यानी आपको खुदा न खास्ता इसी तरह की खुशहाली रही तो कहत भी पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर खुशहाली तो बिल्कुल ही सिंध में तो पैदा कर दी गई है। एक तो अल्लाह की तरफ से होती है, कभी बारिशें कम होती हैं, पानी कम होता है, दरियाओं में पानी का फ्लो कम होता है और कहत पड़ता है। लेकिन ये तो एक मसनूई तौर पर सिंध को खुशहाली की तरफ धकेल दिया गया है और जानबूझ के सिंध को अपने हिस्से का पानी न देकर सिंध को बिल्कुल ही बंजर बना दिया गया है इस वक्त। जबकि हम कई हफ्तों से, बल्कि 2 माह से पिछले से सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कई मरतबा इस बात का खत भी लिख चुके हैं वज़ीर आला साहब, और कई मरतबा सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट, हर जगह जो भी कानूनी आइनी फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे हम कह चुके हैं, इसकी पुकार कर चुके हैं कि इस वक्त भी सिंध पूरी जो है वो सराफा एहतियाज है। और आज के दिन में भी जो हमारी 10 डेलीज के मुताबिक जो हमारा 91 के एकड़ के मुताबिक शेयर है, उसमें भी आज तकरीबन 39.8% यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 40% के करीब इस वक्त की सिंध के अंदर पानी की कमी और किल्लत के सिंध के तीनों बैरेज बे इंतहा बदतरीन पानी की किल्लत को फेस कर रहे हैं। और कैनाल की जो विड्रॉवल है, जो उनको पानी मिलना चाहिए, वो कहीं गुडू बैरेज में आप अंदाजा कर लें कि 22,700 की जगह पे उधर फकत 16,605 से 16,650 क्यूसेक इस वक्त गुडू बैरेज के कैनाल पानी ले रहे हैं। सखर बैराज जिसकी एलोकेशन उनके कैनाल्स को 49,100 पानी मिलना चाहिए, उनको फकत 32,885 क्यूसेक पानी मिल रहा है। कोटली बैरेज जिसकी एलोकेशन 26,900 जून के पहले 10 डेलीज में हिस्सा बनता है, वहाँ 16,895 है। तो इस सूरत में तो जाहिर है कि सिंध को बिल्कुल एक मसनूई किल्लत की तरफ धकेल दिया गया है। वफाक ने जानबूझ के सिंध को जो पानी का हिस्सा है, हम कह रहे हैं कि अगर इंडस रिवर में पानी जो भी पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर के अंदर दस्तयाब है, जो सिस्टम का हिस्सा है, उसके अंदर अगर कोई किल्लत है, कमी है, तो वो हम अपने हिस्से के मुताबिक तो शेयर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां पंजाब को अगर आप ये पिछला मई का महीने के आप ले लें तो 4 से 6% आपकी एलोकेशन जो साथी की किल्लत होगी वो आपको नजर आएगी। जबकि सिंध में किस दिन 40%, 45%, यानी बाज़ दिन ऐसे भी गुजरे हैं जहाँ जब ये 65% तक की कोटली बैरेज में ये शार्टेज चली गई। तो ये तो एक मसनूई किल्लत है। ये राहू साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर क्या इस साल वफाकी हुकूमत ने सिंध के पानी में कमी की है? इरसा ने सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, क्या वजह बनी है? इस साल इतना वावेला क्यों किया जा रहा है कि जी वफाक की जानिब से जो है पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं है? क्या ये गुज़िश्ता साल जो तकसीम थी वो मुख्तलिफ थी? देखें, वावेला जब होती है आप उसको, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी है, ये हकीकत है। आप कोई भी बंदे, आप ये फकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है,
ये फकत सिंध हुकूमत चीख पुकार नहीं कर रही है, बल्कि सिंध का कोने कोने से आपको यही नजर आएगा, यही बात नजर आएगी। काश्तकार, ग्रोवर, फार्मर, किसान, छोटा जमींदार, बड़ा जमींदार, सब इसमें तो पानी नहीं है, पानी नहीं है। और ये आबादगार, फार्मर्स एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन जो किस्म के हैं, वो सब सरापा एहतजाज हैं। आप लोग आम पब्लिक बिल्कुल बाहर हैं कि उनको पानी नहीं मिला। तो ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी कोई हम कोई इल्जाम तराशी नहीं कह रहे हैं, हम कोई तहमतबाजी नहीं कर रहे हैं। तो हकीकत है, तो ग्रांट दे रही कि आप चले जाएं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो 3 मेन खरीफ के क्रॉप हैं, जिसमें गन्ना आ जाता है, कपास है, और तीसरी धान का फसल, चावल का फसल है। चावल का फसल हमारे पास तकरीबन अभी कोई 10-15% भी नहीं लगा पाए हम। जब मई के महीने और जून के हाफ तक तकरीबन हमारे लोअर पार्ट ऑफ में तमाम हम ट्रांसप्लांटेशन कर चुके होते हैं, जबकि अभी हम नर्सरी के मरहले में भी नहीं पहुंचे हैं। अभी नर्सरियां लग रही हैं, उनका बीज लगाया जा रहा है। कपास का हमने टारगेट जो है वो तकरीबन हम कोई 71-72% कर चुके हैं, जो कि इन दिनों तक हम 100% पिछले साल हम कर चुके थे। इस साल हम जो है वो 72% पे पहुंचे हुए हैं। जो लगा हुआ है क्रॉप, उसको भी पानी अनअवेलेबिलिटी की वजह से, पानी की कम डिस्चार्ज की वजह से उसको हम पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से जो वो फसल जो है, लगी हुई फसल भी काफी जो है वो जल गई है और सड़ गई है। तो गन्ने की जो लगा हुआ क्रॉप है खरीफ का, उसको बहुत नुकसान हुआ है। उसका यही ग्रोथ का टाइम होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिसमें उसको खाद भी दी जाती है, गर्मी का मौसम भी होता है। इसी टाइम से गन्ने की सही जो होती है वो ग्रोथ होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। बड़ा उसको नुकसान होगा, यील्ड में नुकसान होगा, फिर सक्रोज लेवल जो चीनी की उसमें मिकदार, वॉल्यूम, उसमें नुकसान होगा। तो सिंध को तो उन्होंने बंजर बना दिया है, सिंध को तो बहुत ही नुकसान हुआ है। अच्छा सर, मुझे बता दें कि अब इस के हल की तरफ जा सकते हैं कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ बैठ के या कोई नया एग्रीमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा सर, कैसे ये मसला देखिए, नया एग्रीमेंट तो आप देखें, वफाकी हुकूमत तो ये तो किसी इदारे को नहीं तस्लीम करती। अब इस वक्त फिर ये अपने मुफाद की बात करते हैं। और पीटीआई की हुकूमत जो ये बुलंदबांग दावे करके आई थी, और जिसका ये स्लोगन था कि जी हम इदारों को बनाएंगे, इदारे मजबूत करेंगे, इदारे को इस्तेहकाम देंगे, इदारे में कोई मुदाखलत नहीं होगी, कोई सियासी इंटरवेंशन नहीं होगा उनमें, वो अपना आज़ाद खुद मुख्तियार कानून के तरीके मुताबिक जो उनके रूल्स होंगे, कानून होगा, उनके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो धौंस और धांधली है। आप हिस्सा है जिसको रेगुलेट करना है सिस्टम पानी का। इंडस रिवर का जो पानी है, उसकी जो उनको कानूनन बनाया हुआ है, वो तो खैर हुकूमतों की का काम है ना, पॉलिसी बना के। वो एकड़ है, 91 एकड़ से ज्यादा इस वक्त कोई दूसरा दस्तावेज पानी का हमारे पास मौजूद नहीं है जिसपे कंसेंसस हो या जिसको कोई लीगल एक्सेप्टेंस हो। यही एक 91 का जिसपे भी सिंध को तहफात है। सिंध को उस वक्त भी ये बात सिंध ने की कि हमारा एकड़ में भी 4-5 मिलियन एकड़ की पानी कम कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसलिए उससे बात करते हैं कि यही दस्तावेज है, यही एग्रीमेंट है जो जिसपे कंसेंसस था, जिन पे तमाम सूबे मुत्तफिक हुए, और तमाम सूबाई न फकत हुकूमतों ने बल्कि सूबाई असेंबलियों ने उसको पास किया हुआ है, 4 सूबाई असेंबलियों ने। तो अब उस पर भी अगर फिर वो क्या अपने बात करते हैं, यदि पानी की एलोकेशन की बात आएगी तो वो कहेंगे जी ये छोड़ दें, एकड़ को छोड़ दें, ये 3 टियर फार्मूला है, ये फलाना है, ये फलाना है। अब ऐसा जो खुद काम कर रहा है, जिसकी खुद क्रिएशन जो है, वो जो इदारा बना है वो 91 एकड़ के तहत बना है, और वो पानी की एलोकेशन में उसको भूल जाता है। तो मुझे ये इस्माइल राव साहब, यहाँ तो जो इस वक्त का पानी है, जो डैम्स बने हुए हैं, उसमें पानी की किल्लत पैदा हो रही है। तो अगर कालाबाग डैम या मेहमन डैम अगर बना लिए जाते हैं तो फिर क्या होगा सर? उस सूरत में क्या इतना पानी है कि ये डैम बनाए जाएं, उसमें पानी का को जखीरा किया जाए? देखें, ये बड़ा ही एक गलत तस्वर दिया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जी डैम होंगे तो पानी महफूज होगा और उसको हम रिजर्व करेंगे, और वो जब किल्लत आएगी तो काम आएगा। पानी है कहाँ? आपके पास 5वें-6 साल में एक मरतबा सैलाब आता है। अब गुज़िश्ता साल जो है लास्ट ईयर जो है सैलाब आया है। जो माहिरीन कहते हैं,
मतलब कुछ मायरे, कुछ तो उससे ज्यादा कहते हैं कि कम से कम साल के अंदर डाउन स्ट्रीम कोटली जो पूरी डेल्टा है समंदर का, जो जमीन है वो जो हमारी कोस्टल बेल्ट की 3-4 अजला की जमीन जो है वो समंदर खा रहा है, इसलिए कि पानी मीठा नहीं जाता, वहाँ इरोजन करता है, वो समंदर ऊपर आ रहा है, सब साइल वाटर लेवल भी ऊपर आ रही है कि मीठा पानी जाएगा डाउन स्ट्रीम कोटली। कम से कम मायरीन का कहना है कि 10 मिलियन एकड़ फीट सालाना जो जाना चाहिए, जो कि 5-6 साल के बाद जब सैलाब आता है तो जाता है, बाकी नहीं जाता। इस वक्त भी जहाँ कोटली डाउन स्ट्रीम में 5,000 क्यूसेक हर वक्त पानी डाउन स्ट्रीम जाना चाहिए, वहाँ 200 क्यूसेक चल रहा है, अब जाके 300 क्यूसेक जा रहा है 5,000 की जगह पे। जब ये अगस्त सितंबर में जब ये पानी फुल आएगा तो फिर उसमें टोटल मिला के माहिरीन की बात है कि अगर डेल्टा की वहाँ आगे जिंदगी है, पूरी लाइफ है, फॉरेस्ट है, मैंग्रोव हैं, लोग बस्तियां हैं, लोग आबाद हैं, फिर उनको पूरा जो है पानी सब जो वाटर लेवल है पानी की जेरे जमीन पानी है, वो अगर पानी मीठा नहीं जाता तो वो ऊपर आ जाता है। तो लेकिन पानी नहीं जा पा रहा, तो आपके पास है पानी कहाँ का? आपके पास जो डैम है वो भी पूरे नहीं भरते। सर ये मुझे बताइएगा कि भारत की तरफ से पानी रोका जा रहा है या ये कि पानी की किल्लत है, और अगर ऐसे ही पानी की किल्लत है तो फिर डैम्स के ऊपर इतने पैसे लगाना? पानी का मसला बड़ा संजीदा है। पानी का मसला जहाँ बिल्कुल भारत के साथ हमारे मसले हैं, भारत को किसने दिए, 3 दरिया किसने दे दिया, तो ये तो मसले हैं भारत के साथ, बिल्कुल जाहिर है। लेकिन हम कहते हैं कि इस वक्त जो बर्निंग इशू है हमारा, जो हमारे विदिन प्रोविंसेस है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुनसिफाना तरीके से जो कानून है, जो दस्तावेज मौजूद है, जिस कानून पे, जिस दस्तावेज पे, जिस एग्रीमेंट पे तमाम सूबे इत्तेफाक कर चुके हैं, उसके तहत पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर पानी की किल्लत सिस्टम में कम है 10%, 5%, 8%, तो हमें 8% दें, 10% दें, सिंध एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सिस्टम में कमी हो 5% ही की और सिंध को आप दें 40%, 45%, 50%, ये तो नाइंसाफी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल राहू साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, सूबाई वज़ीर बराए ज़राअत इस्माइल राहू हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में सज गई है। आज से इसका आगाज़ हो गया है। तकरीबन 200 के लगभग जानवर जो हैं वो मंडी में आ चुके हैं। आपको यही भी बताते चलें कि पूरे मुल्क से जो बेहतरीन जानवर हैं वो यहाँ लाए जाते हैं बड़ी तादाद में, और तकरीबन 900 एकड़ पर मुहित ये जो मवेशी मंडी है ये लगाई जाती है। क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से इस दफ़ा इस बड़ी ईद पर किस तरह से SOPs को फॉलो करते हुए टेंट्स लगाए जाएंगे, क्या सहूलियात फराम की जाएंगी, इन तमाम वालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मवेशी मंडी के तर्जुमान और मीडिया इंचार्ज जनाब यावर रजा चावला साहब, जिनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यावर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हर साल आप इसी तरह खबर की खबर के अंदर हमें इनवाइट करते हैं और हम लोगों को मंडी के अहवाल बता पाते हैं। शुक्रिया। वेलकम सर। अच्छा यावर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दफ़ा क्या इंतजामात किए गए हैं मंडी में, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहले तो बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, बल्कि आप ये देखें कि आज भी NCOC की तरफ से भी जो रिपोर्ट आई उस पे जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर आप देखें, जो हमें अच्छे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो ये है कि 3% पे चला गया है कोविड की वेव। तो 3.1% की आज की कोई रिपोर्ट थी, तो ये एक अच्छा साइन है। यही साइन मंडी के अंदर भी इसी वजह से नजर आ रहा है कि आपने इसे, हमने मंडी के लिए कहा था कि 15 तारीख के बाद लोग व्यापारी अपने जानवर लाना शुरू करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन 10 तारीख आज आपने जैसे अभी खुद बताया शुरू के अंदर ही कि 200 से ज्यादा जानवर अभी तक आ चुके हैं। तो बड़े छोटे अगर इसमें क्वांटिटी कॉल आउट करूं तो मेरे ख्याल से 500 के करीब जानवर आ चुके हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि इस वक्त इस दफा मंडी, पिछली मंडी से जो लास्ट ईयर हमने कोविड में सिचुएशन गुजारी, आपके सामने था कि किस टफ टाइम से गुजारा गया, SOPs को कितना
स्ट्रांगली वो कर रहे थे हम, और बहुत बुरे हालात थे उस वक्त। आप 10% 12% पे आपका रेशो जा रहा था। तो इस दफा वो भी बेहतरी की तरफ है। और जो अब हम मंडी के अहवाल को देख रहे हैं कि अभी आप जिस तरह से मवेशी आना शुरू हो गए, व्यापारियों का एतमाद है इस वक्त, और सिंध टास्क फोर्स भी मंडी के हक के अंदर है और मंडी के लिए सहूलियात प्रोवाइड कर रही है। तो इस दफा मुझे लगता है कि लास्ट ईयर से जो व्यापारियों का एक सेटबैक था वो इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ है। अच्छा यावर साहब, ये बताइएगा कि प्रॉपर ओपनिंग या जिस तरीके से एक इफ्तिताह किया जाता है वो प्लान किया जा रहा है, या बस अब कोविड की वजह से मंडी का आगाज कर दिया गया है और अब चीजों को इसी तरह आगे बढ़ाया जाएगा? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी इस पर तवज्जो दिलाऊंगा। देखिए, हम जिस इस वक्त फेज से गुजर रहे हैं, इस फेज में हमने खुद इस बात पे डिसाइड किया कि इफ्तिताह नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए। इस साल मंडी को सुन्नत इब्राहिमी के लिए एक रिलीजियस एक्टिविटी के तौर पे मनाएं। यही मैसेज हम आगे अब तमाम लोगों को, अपनी आवाम को कन्वे करें कि ये इस साल आपके लिए फेस्टिविटी नहीं, एक रिलीजियस एक्टिविटी है। तो वो हमसे ही स्टार्ट होता है कि हमने कहा इफ्तिताह की तकरीब नहीं होगी, मंडी का आगाज हो चुका है, जानवर आना शुरू हो गए, और इसी तरह से लोग भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए आए और अपनी मवेशियों की खरीदारी करें। यावर भाई, लास्ट ईयर भी, बल्कि हर साल तकरीबन को 4-5 साल से हो रहा है कि बारिशें हो जाती हैं, टेंट्स उखड़ जाते हैं, करंट लग जाता है लोगों को, जानवरों को करंट लग जाते हैं, इसके अलावा बिलबोर्ड्स गिर जाते हैं। ये तमाम सेफ्टी, इसका ख्याल इस दफा रखा जा रहा है या पिछले सालों की तरह बस जिस तरह मंडी लगती है उसी तरह लगा दी जाएगी? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपका, बिल्कुल आपका, क्योंकि आप इस मंडी को बड़े पिछले 5-6 साल से फोकस करें, और ये 5-6 साल में ये तमाम चीजें हुई हैं। आज से 5 साल पहले बिलबोर्ड्स भी उखड़े, बहुत आंधी तूफान आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बारिशों का सीजन रहा, फिर लोगों के जानवरों की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मंडी एक मखसूस, आप ये समझिए कि इसको लगाया इसीलिए जाता है कि ताकि पूरे शहर में जहां पे आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आप एक क्लोज बाउंड्री में, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में एक ऐसी मंडी को लगाया जाए जो कि कराची वालों की इस सुन्नत इब्राहिमी की जो जरूरत है, वो जो 10-11 लाख जानवरों की जरूरत है, उसको भी पूरा करें, और हम उसको अच्छे इंतजामात से कराची वालों के लिए, इसके अंदर बहुत कोशिश की जाती है। लास्ट ईयर भी इसी तरह से था, बहुत इंप्रूवमेंट है साल बा साल। लेकिन आपको पता है कि जो चीजें आप पूरी इंसानी कुवत लगा देते हैं, और कुछ चीजें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जहां तक इंसानी अमल है, आप गवर्नमेंट बोर्ड्स भी, तमाम सिंध टास्क फोर्स भी, सारे एक साथ हैं, मुत्तहिद हैं। हमें पता है कि इस वक्त 10 दिन का एक वेव बरसात का आना है, जो कि वेदर फोरकास्ट के अंदर अगर आप देखें तो 10 जुलाई ऑनवर्ड की कुछ इस तरह की डेट्स हैं, और 19 जुलाई को हमें हमारी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं अपनी ईद की भी। तो इसके दौरान का वो एक टेन्योर है, उसके लिए हमने प्रॉपरली पहले से पानी की निकासी के लिए जानवरों को जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे थोड़ा सा डाउन का एरिया होता है, जो डिप का एरिया है, वहां से इस दफा उस एरिया में हमने पहले ही जानवरों की बंद कर दिया कि वहां पे ब्लॉक्स बनेंगे ही नहीं उनके, क्योंकि वो ऐसा ऐसा आप आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जहां नए होते हैं, आपको नहीं पता चलता, लेकिन लास्ट ईयर की जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं उसको रखते हुए मद्देनजर हमने इस दफा का जो लेआउट प्लान किया है, उसमें वो ब्लॉक्स जो वैसी नशेबी ब्लॉक्स कहलाते थे, हमने उसकी तरफ जानवरों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, और दूसरी साइड हमने उसकी ओपन कर दी है। सर, अब यावर साहब ये भी बता दीजिएगा कि वीवीआईपी टेंट्स जो हैं वो इस साल कितने लगाए जाएंगे? जिस तरीके से हर साल वीवीआईपी ब्लॉक बनाया जाता है, उसी तरीके से उतने ही ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं या इस दफा कुछ कम किया गया है? अच्छा, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही किया। जैसे अगर आप शुरू से मैं जो बात आपसे बता रहा हूं, और जैसे आप समझते हैं कि इस दफा ये फेस्टिविटी नहीं है, तो हमारा कंसर्न ये है कि हम वीवीआईपी ब्लॉक और वीआईपी ब्लॉक्स पे कम तवज्जो रहे हमारी। होंगे जरूर, वीआईपी ब्लॉक्स भी होंगे, वीवीआईपी ब्लॉक्स भी होंगे, लेकिन पिछले सालों की बनिस्बत कम होंगे, और जनरल ब्लॉक्स पे ज्यादा तवज्जो है हमारी। अच्छा, यानी जनरल ब्लॉक्स में एक जो शिकायत रहती है वो ये है कि जो पट्टियां दी जाती हैं या जो पीछे की तरफ जो कच्चा इलाका होता है, ज्यादातर लोग खरीदार जो होते हैं वो उसी तरफ जाते हैं, इसलिए कि एक कॉमन परसेप्शन ये है, लोगों का ख्याल ये रहता है कि वो इलाके जहाँ पे जाहिर सी बात है थोड़े दूर दराज है मंडी में, या पीछे का जो इलाका है वहां पे सस्ते जानवर मिल रहे होते हैं।
वहां जो व्यापारी हैं वो बहुत ज्यादा कीमतें नहीं मांग रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वहां पे सहूलियात नहीं होती सर। पैदल चल के भी आदमी जाए तो कहीं ऊपर नीचे वो जमीन होती है, लाइट का कोई सिस्टम नहीं होता, पानी का कोई सिस्टम नहीं होता। सर इस पे फोकस किया गया है कि जो पीछे, क्योंकि सर हैं तो वो भी मंडी में ना दे, वो आपको जब तक आपसे लाइसेंस नहीं लेंगे, जब तक आपको टैक्स पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक मंडी के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तो उन इलाकों को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा रहा है कि कम से कम आम लोग जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं और चाहते हैं कि अपनी कुर्बानी करें, तो इसके लिए जो है ना वो कम से कम ऐसी एनवायरनमेंट दी जाएगी, कुछ सहूलियात उनको भी तो फराहम की जाएं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सवाल से मैं आपको आपने अपने विजन, इस पे एक विजन निकल के आता है। देखिए यही विजन हमारा भी है। अभी जो पूरी मंडी है ना वो एक कच्चे में लगती है। आप एक टेम्परेरी शहर आबाद करते हैं। हमने सिंध टास्क फोर्स को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये इस पर सजेशन दी है कि हम एक ऐसी परमानेंट जगह बना दें जहां पे ये कच्चे वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए और हम एक प्रॉपर, क्योंकि हर साल आपके पास होनी है, बीच में भी आपके पास होता है कि आप इसमें ऐसे पॉकेट्स बना सकते हैं और काम हो सकता है, तो उससे हम ज्यादा सहूलियत दे सकेंगे आने वाले उसको। और बाकी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये सारा कच्चा होता है, ट्राई करते हैं कि हम पूरे का पूरा कवर करें। और इस दफा भी मैंने आपसे कहा कि ज्यादा फोकस उन पट्टियों पे है जिन पे आपने तवज्जो दिलाई। बिल्कुल आपकी बात सही है, पट्टियों के लिए ही प्रॉब्लम आती है। तो हमारी इस दफा कोशिश है कि हम वीआईपी और वीवीआईपी ब्लॉक्स को कम करें और उन पट्टियों को इतना स्मूथ कर दें ताकि जो जनरल पब्लिक आती है और जिसका ज्यादा रुझान खरीदो फरोख्त होता है वो सारे पट्टियों की तरफ जाते हैं। सर यावर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा सर कि इस दफा तमाम दुकानदारों को, आम जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, कोई चीज बेच रहे हैं, उनको वैक्सीन कराया जाए। हमारी इस मवेशी मंडी में पूरे पाकिस्तान से लोग तशरीफ लाते हैं जो व्यापारी होते हैं। सर क्या इस बात को मतलब ये शर्त रखी गई है कि तमाम व्यापारी जो, या वो तमाम वर्कर्स जो भी मवेशी बेच रहे हैं, कम से कम सर वो तो वैक्सीनेटेड हो ताकि खुदा ना खास्ता ना उनको ये बीमारी लगे कोविड की और ना वो किसी को बीमारी फैलाएं। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको जैसे आपने वैक्सीन की बात की तो मैं समझता हूं कि ये मंडी जहां पे 30-35 हजार व्यापारी जी होता है, और ये एक हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इनको जैसे ही मार्शलिंग एरिया में अपने जानवरों के साथ एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले इनको वहां पे वैक्सीन किया जाए। यही विजन रख के हमने सिंध टास्क फोर्स को रिक्वेस्ट की है। आपके चैनल के तवज्जुह से भी मैं सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका फोकस है इस वक्त सीएम सिंध साहब का, सैयद मुराद अली शाह साहब का, इसी पे फोकस है कि हम जितना जल्द अज जल्द और जितना स्पीडीली हम ये वैक्सीन का अमल पूरा करवा सके। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम मार्शलिंग एरिया पे उनके जानवरों के साथ ही उनको सबसे पहले कहें कि आप ये वैक्सीन करवाएं और उसके बाद वो वैक्सीन होने के बाद मंडी के अंदर अपने स्टॉल्स का सारा काम करें। तो ये बिल्कुल आपका आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते के अंदर हमें सिंध टास्क फोर्स की तरफ से वहां पे मोबाइल यूनिट्स आ जाएंगे और वो एक डीएचओ जो है वो हेल्थ का जो है काउंटर क्रिएट कर दिया जाएगा जहां पे जितने व्यापारी है वो सारा वैक्सीन होगा। ये रिक्वेस्ट हमने आगे फॉरवर्ड कर दी है। मैं चाहूंगा कि आप भी आपके चैनल के तवज्जुह से भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ ही किया जाए और हमें इस पे जल्द अज जल्द एक्शन लेना चाहिए। सर लेकिन अगर आपकी तरफ से मैंडेटरी कर दिया जाएगा, अगर आप ये शर्त लगा दें कि कोई भी व्यापारी जब तक के मोबाइल पे अपने वैक्सीन का सर्टिफिकेट या कोड नहीं दिखा लेता या अपना कार्ड नहीं शो कर देता, उस वक्त तक वो मवेशी लेके नहीं आ सकता। तो सर तभी तो देखिए ना, सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें तक रोकने की बात कर ली गई है, लोगों के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, कारोबार से उनको रोका जा रहा है कि पहले वैक्सीन करानी है और जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होता कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीन कराएं। तो आप नहीं समझते कि जब तक ये इसको जो व्यापारियों की एंट्री है वो मशरूत नहीं की जाएगी वैक्सीनेशन से, उस वक्त तक सर हमारी आवाम आराम से वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। अच्छा मैं आपको बताऊं सर, देखें दोनों तरफ हाल थोड़ा सा डिफरेंट है। आप समझिए कि अर्बन पाकिस्तान में और रूरल पाकिस्तान में थोड़ा सा फर्क है। जो आपका अर्बन पाकिस्तान है वहां गवर्नमेंट ने ये सहूलियत दे दी है सरकारी ऑफिसेज के अंदर तमाम डिपार्टमेंट में कि वैक्सीन करवाएं, और उसके बावजूद अगर कोई वैक्सीन नहीं कराता तो उसके आप अकाउंट ब्लॉक करें, जो मर्जी करें। लेकिन जब एक व्यापारी एक छोटे से साहिवाल के चक 47 से आएगा तो
तो मेरा पहले काम ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको वैक्सीन का काउंटर प्रोवाइड करूं, और वो ना करे तो मैं इस पे बैन लगा दूं कि आप विदाउट उसके नहीं आ सकते। तो जब मैं सहूलत दे दूंगा तो मेरी गवर्नमेंट से होगी कि हम इसको बैन कर देंगे कि आप विदाउट इस वैक्सीन के आप अंदर नहीं आ सकते, आपका स्टॉल नहीं लग सकता। अगर आप पहले से आए हुए तो हम आपको टाइम देंगे कि जाएं जी, आप अपना वैक्सीन कराएं और अपना वैक्सीनेटेड कार्ड हमें शो करें। तो हमने सहूलत देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें और फिर इनसे हम अथॉरिटी से हम रिजल्ट्स मांगेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि खाने पीने का जो इंतजाम होता है, फूड कोर्ट या ये तमाम चीजें, यानी बड़ी सर मतलब हर टाइप की चीजें, हर टाइप का खाना, हर टाइप का पानी वहां पे जो है ना सेल हो रहा होता है। कोई कंट्रोल चीजें की जा रही हैं कि ऐसो ये कोविड की वजह से एसओपीज के साथ जो है ना वो खाना, यही तमाम चीजें प्रोवाइड की जाए? सर बिल्कुल, आपका इसके ऊपर आपका पॉइंट बिल्कुल बजा है। हमने इस दफा भी आप जो पानी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पानी जो बेचने का है, हमने इस पे अप्रूव किए कुछ ब्रांड्स कि सिर्फ यही अप्रूव्ड ऑथेंटिक ब्रांड जो WHO से, जो साफा तमाम रजिस्टर्ड होंगे, वही ब्रांड्स यहाँ पे बिक सकते हैं। तो ये कंट्रोल्ड है। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक है, यही सॉफ्ट ड्रिंक है वो बिक सकती है, क्योंकि ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिनको हमने इसके अंदर वेरीफाई करके उनको कंफर्म किया कि जी आप बेच सकते हैं और कोई नहीं बेच सकेगा। तो हमें बिल्कुल लोगों की, अच्छा जहां तक आपका क्वेश्चन था कि रेस्टोरेंट्स लगेंगे, होटल्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन उनको भी हमने इस बात पे किया है कि आप टेक अवे सर्विस देंगे, क्योंकि यहाँ पे 30-35 हजार या 1 लाख लोगों का टर्न आउट रोज का या 1.5 लाख लोगों का, तो उनको फूड आपको देना है। जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो एक 20 जानवर के साथ 10 लोगों का स्टाफ आता है उनका, साहिवाल से या शेखुपुरा से या भावलपुर से, दिया जाएगा, उसको भी यहाँ पे खाना भी चाहिए, सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया यावर चावला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, तर्जुमान मवेशी मंडी कराची 2021 यावर चावला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वफाकी बजट जो पेश किया जाना है उसके हवाले से। आपको ये बताते चले नाज़रीन के बजट जो है वो कल नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, और ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया है। कभी लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इस दफ़ा जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस दफ़ा शायद कुछ बेहतर बजट पेश कर सके, या फिर जो हमारे सनतकार हैं, जो ताजिर हज़रात हैं, उन्हें भी बड़ी यानी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा बजट पेश किया जाए जो कि आम आवाम के हवाले से हो, को देख कर ये बजट पेश किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं BMG ग्रुप के सरबराह जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी। ज़ुबैर भाई, क्या कहते हैं सर, बजट जो है जो कि अब कल पेश किया जाना है, क्या उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर बजट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये बजट है, अगर अब इन्होंने अगर ये बजट को ठीक इस दफा पेश न किया तो इनके तीसरा साल है इस हुकूमत का, फिर बाकी तो जो उन्होंने इलेक्शन बिल्डिंग और इलेक्शन बजट हो जाते हैं। इस साल हमें उम्मीद इसकी तरह से है कि हमारी शौकत तरीन साहब से जो अभी मीटिंगें हुई हैं और जो बजट प्रपोजल्स के ऊपर जो हमने बात की है, तो हमें लगता है कि जो है ना ये डायरेक्शन जो है ना वो ठीक की तरफ जा रहे हैं। असल तो पता कल ही चलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आज जो हम फिगर्स देखते हैं उससे हमारा हौसला बढ़ता है। 16 बिलियन के करीब जो है ना आपका रिजर्व हो गया है, 29 बिलियन के करीब आपकी होम रेमिटेंसेज हो गई हैं, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 15 बिलियन हो जाएगा, टोटल एक्सपोर्ट जो है 25 बिलियन हो जाएगा। तो इन्होंने ये जो एक दो इकदाम किए हैं, ये सारा उसका नतीजा ये है। एक तो टफ की स्कीम लेके आए जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हुई, 1% पे उन्होंने लोन दिया तो तकरीबन $2.5 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट हुई है। उससे बहुत ज्यादा कैपेसिटी बड़ी है और इंशाल्लाह ताला उससे क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के साथ एक्सपोर्ट के बढ़ने के इम्कानात भी हैं। इंशाल्लाह ताला वो बढ़ेगी। इसके बाद उन्होंने जो है ना इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी की,
तो मतलब एक डायरेक्शन हमें नजर आता है कि इंशाल्लाह ताला ये डायरेक्शन है। अब जो इस वक्त जो बात जो हमने शौकत अली साहब से की, जो तशवीश की बात है वो ये है, वो ये कहते हैं कि जी हम जो है ना टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, ये तो लोगों को जेल में डालेंगे। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। इसमें देखें, ये जो है ना इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप उन मुल्कों में हो सकता है क्रिमिनल ऑफेंस, उसको वहां बना सकते हैं जहां आपके 22 करोड़ में से 5 करोड़ लोग जो है ना वो टैक्स नेट में और बाकी 1 करोड़ को लाना हो। यहाँ तो 22 करोड़ के मुल्क के अंदर 22 लाख लोग टैक्स पेयर हैं, तो यहाँ ये नहीं हो सकता। आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा अपना ख्याल ये है, जो हमने इनको बात भी की है, कि देखिए एक कंड्यूसिव माहौल आप क्रिएट करें। उस माहौल के अंदर लोग जो है ना टैक्स नेट में आने के लिए वो अपना वॉलंटियरली उसके अंदर जो आए। अगर ऐसा नहीं कि आप उसको पकड़ के लाएंगे, कोई भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का 70 साल से जो सिलसिला चल रहा है, उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कल के बजट में जो मैं 2 चीजें जो मेन देखता हूँ बुलंद साहब, वो ये हैं कि देखें, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट होगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर के ऊपर जो एक हैरेसमेंट का माहौल है FBR का, जिसमें नोटिस इतनी ज्यादा हैं, वो उन्होंने हमसे वादा किया है कि 1 जुलाई से वो नोटिस रुक जाएंगे, आइंदा ये नोटिस इश्यू नहीं होंगे। और ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम जो पहले थी उसको हम दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे और 4 से 5% थ्रू ऑडिट और बैलेट ऑडिट के जरिए उसकी ऑडिटिंग होगी। और ऑडिट भी जो है FBR नहीं करेगा, बल्कि आउटसाइड फर्म करेगी। ये 2 बातें कल की अनाउंसमेंट में हम देख रहे हैं। तीसरी बात, हमने जीरो रेटिंग की बड़ी जोर शोर से बात की है। इसी तरह से भी टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जीरो रेटिंग वापस री-इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। 1125 SRO जो है उसको वापस, लेटर स्पिरिट के अंदर वापस उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। क्योंकि जो ये रिफंड का जो सिस्टम है, इससे मैं आपको बताऊं कि 30% एक्सपोर्टर कम हो गए नंबर में। एक्सपोर्ट बढ़ गया लेकिन नंबर में एक्सपोर्टर 30% कम हो गए। वो कौन लोग थे? छोटे छोटे लोग थे, जो SME जिसको आप कहते हैं। वो एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट का काम छोड़ दिया, इसलिए कि वो जब पैसे फंस गए उनके, तो उनके पास सरमाया था नहीं। जब सरमाया नहीं था तो नए एक्सपोर्ट वो नेगोशिएट कर नहीं सकते। तो हमें उम्मीद है कि कल जो है जी सर एक्सपोर्ट में यानी जो आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की वो बढ़ जाएगी पहले से इस बजट के बाद? मैं समझता हूं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, इसमें जो हमने बात की, देखें मैं आपको एक बात मोटी सी कुछ आम समझाता हूं कि आप जो $2.5 बिलियन की जो मशीन है ना, इससे हमने 30% अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। अब 30% कैपेसिटी जब बढ़ाई है तो इस कैपेसिटी को हमने एक्सपोर्टेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करना है। हमको उसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या चाहिए होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गैस भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो जब उन्होंने ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवाई है, तो उनको ये 30% के लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके ये कह रहे हैं कि हमारे पास तैयारी है, बिजली वाफिर मिकदार में है और हम उसको पहुंचाएंगे। अगर ये पहुंचाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अगर ये जीरो रेटिंग कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। दूसरा, अगर CNIC की जो एक प्रॉब्लम चल रही है इस मुल्क के अंदर, जो बहुत बड़ी है कि CNIC देना पड़ेगा और नहीं देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, लाख रुपए से कम होगा तो उस पर देना पड़ेगा, इसको विड्रॉ होना चाहिए किसी सूरत में भी। हम ये समझते हैं कि इसको अगर विड्रॉ नहीं करेंगे आप, तो ये जो ये चला तो है नहीं, तो खामखाई एक आप रास्ता खोल के दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को कि उसकी हैरेसमेंट को उसको उनके पीछे जाएं जिनके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना ये काम अगर ये कर देते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन ठीक है। इंशाल्लाह ताला कारोबार भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, चेयरमैन BMG ग्रुप हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ ताजिर हैं, ये हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।